नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो एडिटोरिया की तरफ से आता है। और इसका सेट 1 देखने वाले हैं हम लोग। टोटल इसमें 15 सेट दिया हुआ है। बिल्कुल न्यू बुक आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल नया बुक आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पेन को जो है वो थोड़ा पतला कर लेते हैं। बिल्कुल, ये हो गया। चलिए, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल डिटेल में एक-एक क्वेश्चन को डिटेल में देखने वाले हैं। और इस चैनल पे अभी रैपिड फायर चलने वाले हैं। टोटल जो 812 एमसीक्यू दिया हुआ है इस बुक में। एसपीडी का वार्षिकांक जो आता है, जिसमें अक्टूबर महीने का जो नया आया हुआ है, उसमें टोटल 812 एमसीक्यू दिया हुआ है। उसका बिल्कुल रैपिड फायर चलेगा, बहुत फास्ट 812 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर बिहार स्पेशल अलर्ट आता है एडिटोरिया का, इसका भी रैपिड फायर चलेगा। डेली से 1 से 5 सेट तक चलने वाला है एमसीक्यू। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपके पास पीडीएफ है तो इस पे क्लिक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। क्वेश्चन को जूम करने का यहाँ पे चलिए, अब क्वेश्चन हो गया है जूम। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे, ये तो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ओके। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्ली बिल्ली घोड़े को बड़े पैमाने पे पालते थे, नहीं। ये कुत्ते बिल्ली को नहीं पाल के ये भेड़, ठीक है, बकरी भेड़ बकरी, फिर सुअर बैल, इन सब को पालते थे। सुअर को, बैल को पालते थे। ठीक है। यह यहाँ के लोग केवल चावल नहीं, केवल चावल नहीं, यहाँ के लोग चावल भी उगाते थे, जौ भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे। ठीक है। बाजरा भी उगाते थे, ज्वार भी उगाते थे। ठीक है, बाजरा ज्वार ये सब उगाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाकी। और सिंधु घाटी सभ्यता से फैक्ट देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता, इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर चौहदी देखो तो ऊपर मांडा तक फैला हुआ है। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। इधर आलमगीरपुर के तरफ फैला हुआ है। यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी के किनारे यहाँ की इधर तो पूरब में, और इधर दक्षिण में बात करें तो दायमाबाद तक फैला हुआ है। दायमाबाद महाराष्ट्र तक। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे। और इधर अगर पश्चिम में देखें तो यह पश्चिम में फैला हुआ है सुतका गेंडोर तक। सुतका गेंडोर तक, सुतका गेंडोर तक फैला हुआ है। और यह डास्क नदी के किनारे स्थित है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब है? लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा बहुत जगह आपको 2600 से 1900 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा मार दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? थोड़ा सा पेन और पतला कर लो, बहुत ज्यादा मोटा हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है। जैन धर्म के 3 रत्न में कौन कौन से शामिल है? तो वह जैन धर्म के 3 रत्न है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसको जैन धर्म के त्रिरत्न बोला जाता है। त्रिरत्न, जिसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक जो है वह विश्वास बोला जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कितना आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर हो जाएगा। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक विश्वास होता है। फिर सम्यक ज्ञान मतलब ज्ञान से संबंधित है। और सम्यक आचरण जो है वह सही आचरण से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैन धर्म जो है संबंधित, जैन धर्म के 24वें और अंतिम और लास्ट कौन थे तीर्थंकर? तो वह महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। ओके, बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। चलिए, ये है इनका चिन्ह। क्या है इनका चिन्ह? सिंह है। क्या है इनका चिन्ह? सिंह है। ये भी याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। इनका चिन्ह सिंह है। और वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। बिहार के वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन के नाम था वर्धमान। बचपन के नाम क्या था? वर्धमान इनके बचपन के नाम था। और यह किस वंश से संबंधित थे? तो यह यांत्रिक वंश से संबंधित थे। यांत्रिक वंश से संबंधित है। इनके पिता का नाम क्या था?
पिता का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और ये किस वंश से संबंधित है, ये सिद्धार्थ, तो ये संबंधित है आपको इक्ष्वाकु वंश से। कौन से, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। इनका माता का नाम त्रिशला था और त्रिशला, इनके माता का नाम क्या था, त्रिशला था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इनको रिजुपालिका नदी के किनारे, कहाँ पे, रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन स्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि कहा जाता है। दान में दी जाने वाली पल्ली छादम कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जैन संस्थानों को जो दान में दिया जाता है पलिछांदम बोला जाता है, ठीक है। ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मण को दान में दिया जाता है, ब्राह्मण को दान में दिया जाता है उसको ब्रह्मदेव बोलते हैं। शाला भोग, जो स्कूल के लिए, स्कूल या विद्यालय के लिए जो भूमि दान में दिया जाता था चोल जो एम्पायर के समय, तो उसको शाला भोग के नाम से जानते थे हम लोग, ठीक है। और जो गैर ब्राह्मण है, गैर ब्राह्मण को, यानी जो ब्राह्मण छोड़ के जो बाकी जितने लोगों को दिया जाता था, वेलन बग्गाई इसको बोला जाता था। क्या, वेलन बग्गाई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस से किसकी जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस से, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। पेन थोड़ा यहाँ नीचे रहा, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है किससे, मुद्रा राक्षस से। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे। किसका, मौर्य वंश के संस्थापक थे। और 21 वंश को खत्म करके नंद वंश को, यानी नंद वंश के अंतिम राजा कौन था, घनानंद को खत्म करके अपना सम्राट बसाए थे। और इनका मदद कौन किए थे, चाणक्य किए थे। कौन, चाणक्य। चाणक्य का और नाम क्या है, कौटिल्य है, ठीक है। और नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। या किस कॉलेज का प्रोफेसर से, तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े भी थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े भी थे और वहां के प्रोफेसर भी थे। कौन, चाणक्य, ठीक है। तो अभी हम लोग किसका बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का। इसी मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है, ब्रीसल, ब्रीसल बताया गया। क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रीसल या कुलहीन बताया गया है, तो यह बताया गया मुद्रा राक्षस में, ठीक है। मुद्रा राक्षस में बताया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये तो संस्कृत में लिखा गया था, हिंदी में अनुवाद किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था, हिंदी में, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था। यहाँ रुपया का बात हो रहा है, तो रुपया शेरशाह सूरी के काल में मुद्रित हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्या चीज का मुद्रा था, तो यह चांदी का मुद्रा था। चांदी को जो सिंबल क्या होता है, एजी होता है केमिस्ट्री में, ठीक है, याद रखिएगा। गयासीद्दीन तुगलक के द्वारा कौन सा, तो दिनार जो स्टार्ट किया गया था, या सोने का सिक्का होता था, गयासीद्दीन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अकबर के द्वारा सोना का सिक्का चलाया गया था, लेकिन ये टोटल सोना इसमें 26 प्रकार के इसके शासनकाल में सिक्का चलते थे। इल्तुतमिश जो सिक्का चलाया था, 2 सिक्का, एक टाका, ठीक है, टाका और एक जीतल। टाका और जीतल, जो टाका होता था यह चांदी का होता था और जो जीतल होता था यह तांबा का होता था। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। द्वंद्व जो प्रारंभ हुआ था वह औरंगजेब के समय हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के समय मुगल और मराठों के बीच स्टार्ट हो गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें और फैक्ट क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1656 ईस्वी में सबसे पहले शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों पर आक्रमण किया था, जो उस टाइम लेकिन शाहजहां का शासनकाल हुआ करता था। किसका, शाहजहां का। लेकिन जब औरंगजेब आया तो और अच्छे लेवल पे इन दोनों के बीच जो है वो दुश्मनी स्टार्ट हो गया। किसके किसके बीच, तो औरंगजेब और मराठों के बीच। एक फेमस 1665 का जो युद्ध है, यह पुरंदर का युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। ये किसके बीच के हुआ था, पुरंदर का युद्ध। यह किसके किसके बीच हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह हुआ था शिवाजी, किसके बीच, शिवाजी वर्सेस जय सिंह। या जय सिंह कौन थे, तो जय सिंह मुगलों के सेनापति थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहीं से ये जो है दोनों के बीच दुश्मनी स्टार्ट चल रहा है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन के काल में ही 1881 से नियमित जनगणना स्टार्ट किया गया था, ठीक है, नियमित जनगणना।
और लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन के द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया गया था। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटा दिया गया था इन्हीं के द्वारा। लॉर्ड रिपन के काल में ही वाटसन हंटर के द्वारा एक शिक्षा समिति का गठन किया गया था। ओके, शिक्षा समिति का गठन लॉर्ड रिपन के काल में ही हुआ था, ये याद रखिएगा। सबसे पहला कारखाना, भारत का फर्स्ट कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में ही लाया गया था, ताकि श्रम के जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं श्रम क्षेत्र में विकास हो सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? अवध की विलय की बात किया जा रहा है, या 1856 में हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर। अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में हुआ था। 1854 में किसका विलय हुआ था? नागपुर का विलय हुआ था 1854 में। 1853 में किसका विलय हुआ था? झांसी का विलय हुआ था। झांसी का विलय हुआ था 1853 में। ये सब के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। डलहौजी के द्वारा ही व्यापगत का सिद्धांत लाया गया था। व्यापगत का सिद्धांत लाया गया था, और इसी सिद्धांत के कारण बहुत सारे राज्य को मिलाया गया। जो है अवध को व्यापगत सिद्धांत के तहत नहीं मिलाया गया था। इसको आउटरम रिपोर्ट के अनुसार कुशासन के आरोप लगाकर, जो उस समय 1856 में अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनको हटा दिया गया। और वाजिद अली शाह इनको हटाकर और फिर अंग्रेजी शासन के अंतर्गत अवध को मिला लिया गया था। लेकिन व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत शामिल होने वाले राज्य में कौन था? सतारा था। सतारा सबसे पहले कब? 1848 में ही शामिल हो गया था। सतारा के बाद कौन सा राज्य था? ठीक है, सबसे पहले तो कौन था? सतारा था 1848 में। 1800 उसके बाद था जैतपुर। कौन था? जैतपुर और संबलपुर 1849 में। जैतपुर और संबलपुर कब था? ये दोनों कब हुआ था? 1849 में हुआ था। ओके, फिर उसके बाद 1852 में कौन हुआ था? उदयपुर शामिल हुआ था। कब? 1852 में उदयपुर शामिल हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा 26 जुलाई 1905 को की गई थी। इसी को लेकर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के, कहाँ पे? कोलकाता के टाउन हॉल में टाउन हॉल में घोषणा किया गया, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा बंगाल विभाजन के खिलाफ, और इसको स्टार्ट भी किया गया। ओके, और फिर लेकिन तब भी जाकर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको लागू कर दिया गया, और 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाएगा। क्या मनाएगा? शोक दिवस भी मनाएगा, और रक्षाबंधन भी बनाएगा इसी दिन, कि हम लोग अलग नहीं होंगे। ठीक है, चलिए, स्वदेशी आंदोलन इसी को लेकर चलाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, एक मिनट। चलिए, नेक्स्ट हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना यहाँ पे जरूरी है। हाँ, अब हम लोग आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन वो बोल रहा है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? वो कौन व्यक्ति था? वह था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पहली बार महात्मा गांधी को क्या तो राष्ट्रपिता कह के पुकारा गया था। कहाँ से? तो यह रंगून से। कहाँ से? वर्मा यानी म्यांमार के रंगून से इनको पुकारा गया था। कब? 1944 में। ठीक है, 1944 में इनके द्वारा संबोधन किया गया था। ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू इनको संबोधित किया गया था। 1944 में जब सिंगापुर से लौटकर सुभाष चंद्र बोस आए थे, तो उधर मिजोरम के तरफ से अंग्रेज को हराते हुए पहले रंगून में इन्होंने जो बोले थे कि महात्मा गांधी आप राष्ट्रपिता हैं और आपका आशीर्वाद चाहिए, और भारत की स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसी को स्टार्ट किए थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में 2 फैक्ट याद रखिएगा। 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसको हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जानते हैं, उसकी अध्यक्षता किए थे। 1939 में
जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें भी इन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन महात्मा गांधी से विवाद होने के कारण इस्तीफा दे दिए थे। और उसके बाद महात्मा गांधी के तरफ से जो उम्मीदवार खड़े थे वो थे पट्टाभी सीतारमैया, जो हार चुके थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या किए, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कराया गया था। ठीक, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखिएगा, 1939 में इन्हीं के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। कब, 1873 में। अगर यहाँ पे बात करें 1867 ईस्वी में, तो महादेव गोविंद रानडे, साथ में केशव चंद्र सेन, ओके, केशव चंद्र सेन, और फिर यहाँ पे केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर किस समाज का गठन किया था, तो इन्होंने केशव चंद्र सेन, ठीक है, और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर जो प्रार्थना समाज का गठन किया था। किसका, प्रार्थना समाज का गठन किया गया था, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 1875 में आर्य समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था, स्वामी 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 दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ओके, तत्वबोधिनी सभा का गठन कब किया गया था, तो वह 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था तत्वबोधिनी सभा का गठन। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अटला देवी क्या है, तो अटला देवी एक मंदिर था जो कहाँ था, कनौज में था। कहाँ पे, कनौज में था अटला देवी मंदिर। इसी को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाया गया था इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा। कब, 1408 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना प्रतिशत था, उपज का 1/2% था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह खम्स मतलब क्या हुआ, जो लूट के द्वारा धन लाया जाता था, लूट के धन पर जो वह टैक्स था पहले लूट के धन पे 1/4 टैक्स था, उसको बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। यहाँ 1/4 3/4 ऑप्शन में इसलिए बता दी, 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वचन देता है भारतीय संविधान। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है। मूल कर्तव्य की बात किया जा रहा है और मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ऐड किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था। ओके, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संविधान में ऐड किया गया था। और किस भाग में, भाग 4 क में ऐड किया गया था इसको, और अनुच्छेद 51A में ऐड किया गया था। ओके, कितने मौलिक अधिकार, 10 मौलिक अधिकार ऐड किया गया था। जो 11वां मौलिक अधिकार है इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, और 11वां इसमें क्या था, तो इसमें यही था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए। बाकी यह किस देश से लिया गया है, तो यह रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है, ये राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 244(1) के तहत इसको घोषणा कर सकते हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित अनुसूची कौन सा है, 5वीं अनुसूची है। ठीक है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इस 4 राज्यों के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के क्षेत्रों से संरक्षण या इसके प्रशासक से संबंधित अनुसूची 6 है। ठीक है, याद रखिएगा स्पेशल इस 4 राज्य के लिए।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा पीछे 16 नंबर में ही। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और ये कौन से क्रम की है? 15 नंबर की है, 15th है। और द्वितीय महिला और प्रथम जनजातीय महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में वह व्यक्ति शामिल होता है जिसकी मतदाता सूची में नाम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। वे व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में शामिल हो, ग्राम पंचायत में सभा में वही शामिल होते हैं। अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। और किस भाग में? भाग 4 के अंतर्गत आता है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग बोलते हैं। और ये जो भाग अनुच्छेद 40 है, यह किनके सोच से संबंधित है? तो महात्मा गांधी के सोच से संबंधित है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, पंचायती राज। ठीक है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। त्रिस्तरीय जिसका जो गठन है वो किस समिति के सिफारिश पे त्रिस्तरीय लाया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे इसको जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था भारत में। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्री परिषद के मंत्रियों को अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो ये जो है वह 91वां यानी 91 संविधान संशोधन यह जो है यह सीमित करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह कब हुआ था? यह 2003 में हुआ था। और इसमें ये बताया गया था कि जो निम्न सदन है, निम्न सदन में जो है वो मंत्री परिषद के मतलब अधिकतम संख्या जो है वह 15% जो है वह बताया गया था। कितना? 15%। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसमें इसी 91वां संविधान संशोधन में ही बोला गया था कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, इस छोटे छोटे राज्य को, जो अगर छोटे राज्य हैं उनको कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करना ही पड़ेगा, कम से कम 12 मंत्रियों को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये जो संघ लोक सेवा आयोग है यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य लोक सेवा आयोग ये भी एक संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर देगा। नीति आयोग किसको रिप्लेस करने के लिए लाया गया था? तो नीति आयोग का गठन जो किया गया था यह योजना आयोग को हटाने के लिए, योजना आयोग को रिप्लेस किया गया और उसके जगह पे किसको? नीति आयोग को लाया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष इसके कौन होते हैं? इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यह है सुमन बेरी। कौन है इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में? कौन है? तो सुमन बेरी है। और इसके सीईओ कौन है? पहले इनको लिख देते हैं, सुमन बेरी को। सुमन बेरी है, ठीक है। और इसके सीईओ की बात करें तो वो है वीवीआर सुब्रमण्यम इसके सीईओ है नीति आयोग के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? देखिए हुआ क्या कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया। लेकिन उस समय 1946 में अभी देश आजाद नहीं हुआ था। देश आजाद तो 1947 में हुआ। लेकिन इस सरकार में जो अध्यक्ष बनाए गए थे वायसराय को बनाया गया था। वायसराय इसके अध्यक्ष होते थे। ठीक है, वायसराय इसके अध्यक्ष का मतलब हुआ राष्ट्रपति के जगह पे होते थे। और प्रधानमंत्री यानी उपाध्यक्ष होते थे तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अध्यक्ष या वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर मिलाप कीजिएगा तो राष्ट्रपति के पद हुआ। ठीक, तो वायसराय उस टाइम कौन थे? 2 वायसराय बने थे। एक विस्काउंट वेवेल बने थे जो फरवरी 1947 तक रहे और फरवरी 1947 के बाद माउंटबेटन बने गए। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन रहे थे? उपाध्यक्ष बोलिए, ठीक है, क्या बोलिए? उपाध्यक्ष बोलिए या प्रधानमंत्री बोलिए। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो वो किनके क्या मंत्री थे? तो यह थे गृह मंत्री। और सूचना और प्रसार मंत्री कौन थे? यही थे, सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सी राजगोपालाचारी कौन मंत्री थे? शिक्षा मंत्री थे। और राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है?
किस में? तो यह अनुच्छेद 241 में भारतीय जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके। संघ और राज्य क्षेत्र का प्रशासन किससे संबंधित है? 239 से संबंधित है। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था 214 में की गई है और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 231 के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? जो मूल अधिकार का प्रवर्तन है या दोनों के अंदर आते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस पे जो उच्चतम न्यायालय यानी हाई सुप्रीम कोर्ट है ये भी इस पे इसके अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 32 के तहत इस पे एक्शन ले सकता है और हाई कोर्ट है जो अनुच्छेद 226 के तहत इस पे एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है स्वर्ण त्रिभुज के एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों के तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? कंबोडिया इसका भाग नहीं, बाकी थाईलैंड, लाओस और म्यांमार इसके भाग है। दुनिया में एक और स्वर्ण त्रिभुज है, एक और स्वर्ण त्रिभुज है जिसके अंतर्गत आते हैं पाकिस्तान, क्या आता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये 3 देश आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस की बात किया जाए तो यह भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को क्या कुछ नहीं, यहाँ पे 24 जनवरी है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्योहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम में भूटिया और लेप्चा जनजाति के द्वारा सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? योनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल जो झील है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में और कौन सा? रेणुका झील स्थित है, नाकी झील स्थित है, सब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे और ऑप्शन नीचे है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे ऑप्शन सब आ जाए। ओके। बोल रहा है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम का सही परिभाषा यह है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होना, यही इकोसिस्टम है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होने चाहिए? भारत में 33.33% वन क्षेत्र होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में कितना है? 24.62% है भारत में। 31 नंबर क्वेश्चन है एपीफाइटस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। क्यों वह अन्य पौधे पे क्यों निर्भर रहते हैं? तो वह यांत्रिक मदद के लिए जो है अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, एपीफाइटिक पौधे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए पूछ रहा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और उसका स्थापना वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे जो कंचनजंगा है यह सुमेलित नहीं है। कंचनजंगा का स्थापना कब? 2000 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। बाकी सिमिलीपाल 1994 में बनाया गया था, सही है। नोक्रेक 1988 में सही है और पन्ना जो नेशनल पार्क है इसको 2011 में बनाया गया था, ये भी सही है। ठीक है। पन्ना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे ये याद रखिएगा। ठीक है। नोकरेक कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। और ये जो है सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। और ये मेघालय में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो जो गुजरात हाई कोर्ट है, यह पहला हाई कोर्ट है जो क्षेत्रीय भाषा में वो प्रकाशित, नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, गुजरात हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है।
थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे है कौन सा, तो जो यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में केरल हाई कोर्ट है, ऑप्शन ए राइट आंसर। गुजरात क्या चीज में फर्स्ट है, तो गुजरात जो है अपना जो कार्यकाल है यानी जो कार्यालय जो होता है गुजरात हाई कोर्ट में, जो भी वहाँ पे बहस होता है उसको यूट्यूब पे लाइव करने वाला फर्स्ट उच्च न्यायालय है, और पटना पांचवा उच्च न्यायालय था यूट्यूब पे लाइव करने वाला। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य ऐप की को जारी किया गया। स्वास्थ्य ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है, तो तमिलनाडु के द्वारा जारी किया गया। स्वच्छता से संबंधित है, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए संबंधित है, ठीक है, उनके परिवार के कल्याण हेतु। 35 नंबर है, हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है। संगम नौसेना का अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ किया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो 7वां नंबर का संस्करण था, और कहाँ हुआ था, तो गोवा में इसका आयोजन हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाले 187वां देश कौन है। वह है टोंगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टोंगा है, और इसका राजधानी है नुकू ओलापा। क्या है, नुकू ओलापा इसका क्या है, कैपिटल है। ओलापा इसका कैपिटल है, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किए थे, तो जयशंकर साहब ने किए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। एस जयशंकर कौन है, वर्तमान में भारत की तरफ से विदेश मंत्री है। कौन है, विदेश मंत्री है, ठीक है। ए बी फैक्ट आप याद रखिएगा। और ये कौन सा, तो यह 12वां हिंदी सम्मेलन था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। ऑपरेशन गंगा जो किससे चलाया गया था, तो यूक्रेन से जो भारतीय छात्र हैं उनको निकालने के लिए चलाया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे रहा है। अमेरिका प्रथम स्थान पे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। भारत का स्थान कौन है, तो भारत का स्थान चौथा है। नेक्स्ट है हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर का कितना रहने का अनुमान है। तो 23-24 में जो जीडीपी है उसका मतलब विकास दर जो है वो 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। विश्व में पहला स्थान है भारत का दूध उत्पादन में, और पूरे दुनिया का 25% दूध का उत्पादन अकेले भारत करता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का आप लोग नाम सुने होंगे, यह किससे श्वेत क्रांति से संबंधित है, वर्गीज कुरियन, ठीक है। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया या अमूल के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है। देखिए 2022 में 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, जिसमें अंशु को, सुश्री अंशु को भी दिया गया था, और यह कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। एक और द्रोणाचार्य पुरस्कार भी द्रोणाचार्य पुरस्कार भी खेल से ही संबंधित है, ठीक है, खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, हैरी हाउस को चुना गया है। एल्बम ऑफ द ईयर हैरी हाउस को चुना गया। ओके चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, हैरी हाउस को चुना गया। और बाकी सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट, सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया, सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट को चुना गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है। विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रुशदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी थे, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या है। इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया था। स्टैचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र कहाँ, तो लातूर में, लातूर में स्थापित किया गया था। 70 फीट की प्रतिमा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का ये प्रतिमा है।
नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर नई दिल्ली है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, जो महाराष्ट्र है यह सही सुमेलित नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के अब जो राज्यपाल है वह है कौन? रमेश बैस हो चुके हैं। कौन? रमेश बैस हो चुके हैं, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कौन है? बिहार के जो वर्तमान में वह है राजेंद्र अरलेकर। कौन है? राजेंद्र अरलेकर वर्तमान में है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध जो था वह खेल से था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष संगीता वर्मा बने हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब किया गया था? 2003 में किया गया था। इसमें 7 सदस्य हैं। नेक्स्ट हम लोग, ये सब करंट का क्वेश्चन है इसलिए फास्ट हम लोग ले चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसका उद्घाटन भोपाल में किया गया था। भोपाल में कब? यह 7वां सम्मेलन था और इसमें 15 देश ने भाग लिया था। भोपाल कहाँ? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 200वीं जयंती दयानंद सरस्वती की मनाई गई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी किया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया हुबली में। और कहाँ स्थित है? हुबली कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया, जो 1.5 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1.5 किलोमीटर का यह इसका टोटल लंबाई है। 54 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वह बने रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो इसके पहले कौन थे? तो विद्या देवी भंडारी थे। 55 नंबर क्वेश्चन है, और इनका जो है रामचंद्र पौडेल जो बने हैं, इनके जो है विरोध में कौन थे? सुभाष चंद्र नेम्बांग है। हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया गया है? वो याओ सांग उत्सव हाल ही में मणिपुर में बनाया गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, बाकी बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नागालैंड से काफी फेमस एक जो है फेस्टिवल है, बहुत फेमस फेस्टिवल है, नागालैंड से संबंधित है, जो 1 दिसंबर से मनाया जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा उस फेस्टिवल का नाम क्या है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया अप्पा साहेब धर्माधिकारा को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कब से? 1996 से दिया जा रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन है, वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? सुरेखा देवी बनी है। और किसी भी ट्रेन का फर्स्ट लोको पायलट कौन है? फर्स्ट लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव है। हाल ही में आज आपको न्यूज देखने को मिलेगा, लोको पायलट का वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो कि फर्जी है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, जिसमें 1800 कुछ वैकेंसी दिया गया लोको पायलट का, वो फर्जी है। चलिए ये हो गया। हाँ, तो हम लोग वंदे भारत ट्रेन, भारत का भी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन है? वंदे भारत है, जिसका स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। अगर आप बिहार एसआई का तैयारी करें तो आपका एक जानना जरूरी होगा कि हाल ही में पटना से रांची के बीच वंदे भारत स्टार्ट किया गया है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले सुरेखा देवी जो वंदे भारत चलाई थी, कहाँ से कहाँ तक चलाई थी? सोलापुर से मुंबई के बीच। कहाँ से? सोलापुर से मुंबई के बीच चलाई थी। रबी फसल की बुआई की जाती है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है, और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। कब? मार्च अप्रैल के अंदर काट लिया जाता है। एक होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई कब हो जाती है? यहाँ बी से बुआई लिख देते हैं। बी से मतलब बुआई इसका जून और जुलाई में इसका बुआई की जाती है, और इसका कटाई कब कर ली जाती है? सितंबर अक्टूबर में इसका कटाई कर ली जाती है। ओके। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? गेहूं आता है, चना, जौ, सरसों, ये सब आता है किसके अंतर्गत? रबी फसल के अंतर्गत। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल है जूट उत्पादन में। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है, इसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार से सीमा कौन कौन से राज्य का लगता है? अरुणाचल प्रदेश का लगता है, नागालैंड का लगता है,
मणिपुर का लगता है और मिजोरम का लगता है। टोटल ये कितना किलोमीटर का लगता है? 1643 किलोमीटर का सीमा लगता है भारत का म्यांमार के साथ। सर्वाधिक सीमा भारत के साथ किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है सर्वाधिक सीमा। और ये कितना लगता है? 4096 किलोमीटर का यह सीमा लगता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। सेकेंड नंबर पे चाइना है। ओके, नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, सेंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक कॉफी कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। और ब्राजील के ये जो सेंटोस बंदरगाह है, यहीं से पूरे दुनिया में कॉफी का सप्लाई होता है, इसलिए इसको कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ब्राजील को कहवा का पात्र भी माना जाता है। ब्राजील को सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में ही होता है। जो G20 2024 होगा, G20 2024 का भी कहाँ होगा? तो यह ब्राजील में होगा। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी चोटी जो है यह कुमायूं हिमालय का भाग है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कुमायूं हिमालय कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है कुमायूं हिमालय। और इसके अंतर्गत केदारनाथ भी आते हैं, केदारनाथ भी इसी के अंतर्गत आते हैं। केदारनाथ जो चोटी है इसी के अंतर्गत, कामेत, केदारनाथ, कामेत, ठीक है, त्रिशूल, ये सब किसके अंतर्गत? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। द्वीपों का समूह कौन सा है? लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। तो किस प्रकार के द्वीपों का समूह है? प्रवाल द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। परवाल भीति सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सर्वाधिक परवाल भीति। लक्षद्वीप में टोटल कितने? 36 द्वीप है, जिसमें से 12 द्वीप पे ही इंसान रहता है और एक द्वीप पे इंसान नहीं रहता, लेकिन वहां पे एक नेशनल पार्क स्थित है। दूध गंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूध गंगा जो है चेनाब की सहायक नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दुलहस्ती सलाल बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे ही स्थित है। असम और सिंधु के बीच कौन सा? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, जो अभी जहाँ से चाणक्य के बारे में हम लोग पढ़े थे। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबी नदी है गंगा। मांडवी नदी कहाँ? तो गोवा में बहती है मांडवी नदी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है भार का एसआई मात्रक है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। किलोग्राम किसका? द्रव्यमान का है। ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र के जो पनडुब्बी है उसके अंदर से बाहर देखने के लिए। ठीक है, बाकी इसमें पेरिस्कोप है, सॉरी, यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे जो है वह पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। समुद्र से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जो पायरोमीटर या दूर स्थित वस्तु का टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग। ऑडोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए? वस्तुओं का तापमान मापने के लिए ऑडोमीटर गति मापने के लिए, इसका स्पीड किया जाता है। ऑडोमीटर जो मोटरसाइकिल वगैरह में लगा रहता है, स्पीड बताता है गति मापने के लिए। ठीक है, एनीमोमीटर हवा का वेग मापने के लिए यूज किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी। 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम हो जाएगा। सीधा सा बात है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर दो पिंड है या दो वस्तु कण है उसको दूर कीजिएगा तो उसके बीच की दूरी जो है, उसके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है खत्म हो जाएगा। जैसे आप ही इंसान है, अगर रिलेशनशिप में अगर दूर होइएगा तो थोड़ा तो फीलिंग वगैरह सब कम हो ही जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और जो भार है ये कार्य करते हैं कैसे? तो ये विपरीत दिशा में एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। उत्क्षेप बल और भार एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो जो वह तरंग है या आयाम एक तरह का तरंग है, तरंग दैर्ध्य भी तरंग है, आवृत्ति जो भी एक तरंग है, लेकिन माध्यम जो है यह तो एक तरह से माध्यम है जिसमें
प्रकाश तरंग क्या करेगी, यह इस माध्यम के सहायता से आगे बढ़ेगी। तो ऑप्शन डी जो रहा हो जाएगा, यह इसका विशेषता नहीं है तरंग की। ठीक है, तरंग में आयाम होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, आवृत्ति होता है, सब तरंग में होता है, लेकिन तरंग एक प्रकार का माध्यम नहीं है। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तित होना यह एक रासायनिक परिवर्तन है जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन एक भौतिक प्रतिक्रिया, रेत का पानी में घुलना भौतिक प्रतिक्रिया और चीनी का पानी में घुलना भी एक भौतिक प्रतिक्रिया है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था। डाल्टन के द्वारा बताया गया था परमाणु के अविभाज्यता के बारे में। बाकी रदरफोर्ड के द्वारा ही सिद्धांत दिया गया था एटॉमिक को लेकर। बोर के नील्स बोर के द्वारा भी सिद्धांत दिया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा ये बताया गया था कि जो परमाणु का पूरा भार होता है वह न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है और परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो गैलियम है, या सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जिसका सिंबल क्या होता है, Ga होता है। जस्ता का Zn होता है, कार्बन का C होता है, जर्मेनियम का क्या होता है, जर्मेनियम का Zr होता है। ठीक है, Gr। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। यहाँ पे धातु का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे 2 और 1 3, 3 किसका होता है, लिथियम का होता है। 8 2 10 1 11, 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 6 और 2 8, 8 तो ऑक्सीजन का होता है और ये गैस है, लेकिन ये धातु नहीं है। 8 और 10 और 3 13, ये किसका, एल्यूमिनियम का होता है और ये धातु है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। मूल्य विशेषता क्या माना जाता है, तो यह परमाणु परमाणु जो है वह किसको माना जाता है, तो यह परमाणु संख्या को माना जाता है, परमाणु क्रमांक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए कोई भी तत्व है इसके भार में क्या मापा जाता है, तत्व में जो होता है, यह तत्व के अंदर जो होता है प्रोटॉन होता है प्लस प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते रहता है। तो जो होता है वह परमाणु क्रमांक होता है, यानी एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसी से भार डिपेंड करता है, क्योंकि रदरफोर्ड क्या बताया था कि परमाणु का अधिकांश भाग उसके न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो रहता है वो उसे भार से उसी से बनता है। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। परमाणु क्रमांक जो है वो मूल विशेषता माना जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के विपरीत आप देखेंगे अपचयन रिएक्शन या अपचयन प्रतिक्रिया, इसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण है। अगर पीएच मान किसी लवण का यानी किसी साल्ट का पीएच मान 0 है तो वह क्या है, सशक्त एसिड और कमजोर बेस, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच रहता है तो वह जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक बेस से बना होगा। अगर किसी लवण का यानी साल्ट का पीएच मान कितना होगा, 10.5 के आसपास होगा, 10.5 से ज्यादा होगा पीएच मान, तो वह जो होगा वह वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको पता है एसिड और बेस के मिश्रण को साल्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे इसलिए। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तित होता है। जलीय विलयन में किसी अम्ल और क्षार में उसका OH माइनस आयन निर्मित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है। तो उसका नाम है हीलियम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय गैस कौन कौन सा है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। सब क्या है, निष्क्रिय गैस है। किस ग्रुप में है, तो 0 ग्रुप इसको बोलते हैं, या 18th ग्रुप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। नियॉन तो इसमें हम लोग देख लिए, क्रिप्टॉन भी हम लोग देख लिए। 81 नंबर क्वेश्चन है, अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है। अधातुओं का व्यापक उपयोग पूछ रहा है, व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है अधातुओं का, तो खाद में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaHCO3 का सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
NaOH का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH हो गया। ओके, जो अभी हम फार्मूला लिखे थे NaHCO3, वह क्या चीज होता है? वह खाने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है। NaHCO3 खाने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है, खाने वाला सोडा। और सोडियम यहाँ पे कार्बोनेट है, यानी Na2CO3 क्या है? धोने वाला सोडा का फॉर्मूला है। किसका? धोने वाला सोडा का, कास्टिक सोडा का NaOH होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक होता है जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट जो है इसका उपयोग किया जाता है आपको फोटोग्राफी में। किसको? फोटोग्राफी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा संचायक ऊतक है एडिपोज ऊतक, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर मात्रा में पादप का बात किया जा रहा है तो वह कार्बन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर पत्ती की बात करें तो सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीशियम होता है। लोहा का क्या होता है? Fe होता है। नाइट्रोजन का N होता है। मैग्नीज का क्या होता है? Mn होता है और इसका एटॉमिक नंबर 25 होता है। लोहा का 26 होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 होता है। कार्बन का 6 होता है। सी का सिंबल होता है। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिक के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने कहा था। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। इसने मटर पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे और टोटल 7 अलग अलग जो है अलग अलग डिफरेंसेस पे वो एक्सपेरिमेंट किए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग लास्ट में चल रहे हैं। अभी हम लोग मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बहुत इजी तरीका से, ठीक है। चलिए यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोक जो है वो एनिलिटा संघ से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत मछली में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसको हम लोग HCl के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। HCl इसका फॉर्मूला होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोग विषाणु जनित नहीं है? तपेदिक जो है वह विषाणु से नहीं होकर बल्कि क्या चीज से होता है? यह जीवाणु से होता है। बाकी खसरा, चेचक, इन्फ्लुएंजा, एड्स, कोरोना वायरस, निपा वायरस, ये सब वायरस यानी विषाणु से होने वाला रोग है। 93 नंबर क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था पीसी महालनोबिस को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पीसी महालनोबिस यानी जो सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है, सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना है किस पे संबंधित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। 94 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है कहाँ? तो हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? या किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किया जाता है कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता की कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 36 और 156 के बीच मध्यानुपाती x है तथा 24 और 36 के तृतीय समानुपाती y है, तो 6x अनुपात 13y का मान क्या होगा? तो जब भी मध्य अनुपाती बोले तो देखिए, मध्य अनुपाती की बात करें तो मध्य अनुपाती आप यहाँ समझ लीजिए, मध्य अनुपाती का मतलब होता है √a/b, ठीक है। और तृतीय समानुपाती बोले तो इसका होता है b²/a। अगर दो ए और बी वैल्यू दिया रहे मध्य अनुपाती बोले तो √100ab कर दीजिएगा, और 24 और 36 अगर दिया रहे तो उसके b² कर दीजिएगा। तो चलिए हम वही करते हैं। सबसे पहले मध्य अनुपाती निकालते हैं 39 और 56 का, तो 39 गुना 156 निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 13 3 39, 13 गुना 3, ठीक है। इसको कीजिएगा
तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह 13 से लगेगा, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 गुना 2 गुना 3, ठीक है, 3 दूनी 6, दूनी 12 और 3 दूनी 6, 13 बढ़ावा 156 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 13, एक 2 13 में से एक 13 हो जाएगा, एक 3 और एक 2, 13 दूनी 13 तिया 39 दूनी 78, ठीक है, 3 दूनी 6, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 78 हो जाएगा। इसका माध्यानुपाती हम लोग तृतीयानुपाती निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पे, 36 है, 36 गुना 36, बी स्क्वायर है बटा 24, इसको क्या मानना है, वाई मानना है, और यहाँ एक्स मानना है, एक्स बराबर 78 आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, 2 बरा हुआ 24, 3 बरा हुआ 36, 2 से अगर यहाँ पे कट गया, 18 दूनी 36, 18 3 54 आ गया वाई। अब हम लोग को इस पे बैठाना है, 6 एक्स इंटू अनुपात 13 वाई, तो 6 गुना एक्स 78 है, अनुपात 13 गुना वाई कितना है, 54 है। अब इसको कटाइए, 6 9 54, अरे भाग गया थोड़ा सा, एक मिनट सॉरी, ठीक है, 6 9 54 हो गया, यहाँ पे ए कट गया, 9 हो जाएगा, और 13 छक 78, ए कट गया, यहाँ पे याद रखिएगा, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, कितना होगा, 2:3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत ईजी है, देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। बोल रहा है विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। तो यह देखिए, सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे क्या दिया, 64 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड है उसका, यानी 60 मिनट, 1 घंटा में कितना चलेगी, वह 64 किलोमीटर चलेगी। लेकिन रुक रुक के चलेगी तो 1 घंटा यानी 60 मिनट में कितना चलेगी, तो वह 48 किलोमीटर चलेगी। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कितना का गैप हो रहा है, चलिए आप यहाँ पे देखिए कितना का गैप हो रहा है, तो ये 48 है, 48 तो यहाँ पे रुक चुकी है, फिर 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63, 63 तक जुड़ा, उसके बाद तो 64 किलोमीटर आया। टोटल इसमें कितना, 15 मिनट का यहाँ पे गैप हो रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे है दोनों इक्वल है, तो ए बराबर, ठीक है, वो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ सबके बराबर 1 है, तो ए जो है इधर इज इक्वल टू के उस पर जाएगा, तो 1/a हो जाएगा, 1/a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट अंडर 3, बी भी जाएगा तो 1/b इज इक्वल टू 2 माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा, ए दोनों कट जाएगा, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, 3 साझेदारियों ए बी सी ने क्रमशः 40,000 38,000 और 42,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किए। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपए के कुल लाभ में ए का लाभांश कितना है। सबसे पहले इसमें से 3-3 जीरो दोनों में से हटा दीजिए, 3-3 जीरो हटाइएगा तो यह ए बी और सी का अनुपात कितना आ जाएगा, मतलब उसका साझेदारी कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 40, बी का आ जाएगा 38 और सी का आ जाएगा 42। टोटल कितना हो जा रहा है, टोटल 8 और 2 10 के जीरो, हाथ में कितना 1, ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 4 11 और 1, ठीक है, 12, लेकिन यहाँ पे 2 से भी कट सकता है, यहाँ पे दोनों 2 से कट सकता है, 20 दूनी 40, 19 दूनी 38, 21 दूनी 42। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, अब 60 आ जाएगा, 120 आ रहा था तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 से यहाँ कट जाएगा। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट आया, अब ये में किसका पूछ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, टोटल वैल्यू है 60, इसमें ए का पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना है, ए का 20 में कहाँ से टोटल से, लाभांश कितना है, लाभ कितना है, 55,200 लाभ आया। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, दो यहाँ से ए कट गया, अगर आप 6 से इसको काटिएगा तो यहाँ पे कितने बार में कटेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 तिया 6 कट गया, 3 से इसको भाग दीजिए, 3 एकम 3, इसमें 25 होगा, 3 8 24, फिर यहाँ पे 1 उतरेगा तो 12 होगा, और 3 चौके 12 और फिर डबल जीरो 18,400 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलता है तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं 2 उम्मीदवार है, ए उम्मीदवार और बी उम्मीदवार है, एक को 71% मिलता है,
तो अगर 100% मत है तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 29% मत मिलेगा, ठीक है। तो और लेकिन ये कितना का अंतर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो ये कितना का अंतर आ रहा है, 29% से ये हार रहा है। यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है, यहाँ पे दोनों के प्रतिशत में 42% का अंतर आ रहा है, लेकिन ये कितना से जीत रहा है, 756 से जीत रहा है। तो यहाँ जीतने और हारने में कितना का आ रहा है, 756 का आ रहा है। तो 42% इज इक्वल टू 756 आ रहा है। तो 100% अगर आप निकालिएगा तो यहाँ पे 756/42 गुना 100%। तो 100% है, नीचे 100 आएगा तो ये तो बिल्कुल कट जाएगा, बार बार नीचे आ जा रहा है, ठीक है। इसको और अच्छा से सॉल्व कर देते हैं। देखिए यह क्या हो जाएगा, 756 इंटू 100/42 इंटू 100/100। तो ये तो 100 यहाँ पे कट गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 42 में अगर 756 से आप 756 में अगर आप 42 से भाग दीजिएगा तो यह 18 बार में कटेगा, किसमें, 18 बार में। और यह मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 1800 थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हम लोग कंप्लीट कर लिए। जितने भी इसमें मैथ और जीके का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा तरीका से डिटेल में हम लोग देख लिए। देखिए एडिटोरिया का बिहार स्पेशल का रैपिड फायर आने वाला है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे जो एसपीडी का नया करंट अफेयर है उसका भी रैपिड फायर आने वाला है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो इंटर बिहार एसएससी इंटर का वैकेंसी आ चुका है उसका भी रैपिड फायर जो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक है उसमें 12 सेट है, उसका भी 12 सेट का महामैराथन आने वाला है। और एडिटोरिया का जो 5000 प्लस सेट है उसका सेट 2 तक हो चुका है, आगे का सेट जल्दी आएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।